हमने इन्फॉर्म नहीं किया। चलो अब पता चल गई, अब पता चल गई, अब पता चल गई। ठीक सही है। चलो हम लोग कल पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कल एनएलएम के अंदर फ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, एनएलएम के अंदर हम लोग फ्रैक्शन पढ़ा। उसके बाद में हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखो उसी के अंदर सबसे पहले हमने बात करी सर फ्रैक्शन की, घर्षण। फ्रैक्शन का मतलब होता है घर्षण, और फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर दो सतहों के बीच कोई भी सतह जितनी ज्यादा खुरदरी होगी, जितनी ज्यादा खुरदरी होगी उसका फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कहा अभी ये तुम्हारी टाइल्स है, ये टाइल्स तुम्हारी कम खुरदरी है, रोड ज्यादा खुरदरा है, और वो रोड जहां पर पत्थर पड़े हुए मतलब उखड़ा हुआ रोड है वो ज्यादा खुरदरा हो और ज्यादा खुरदरा होगा, तो वहां पर फ्रैक्शन उतना ही और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके अगले एक चीज है सही। अगले देखो एंगल ऑफ फ्रैक्शन, एंगल ऑफ फ्रैक्शन, इसका सिर्फ तुमको फार्मूला याद करना है बस, बाकी कोई मतलब नहीं। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं समझता है कैसे? देखो कोई ब्लॉक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझना, कोई ब्लॉक है, अगर उस ब्लॉक पर इधर फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक अगर जमीन पर रखा है तो 100% सर ब्लॉक में नीचे की ओर mg लगता है। नीचे mg लगेगा तो ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगेगा। मैंने कहा जो घर्षण बल होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर इस ब्लॉक पर फोर्स इधर लग रहा है तो जो फ्रैक्शन फोर्स होगा, घर्षण बल होगा, वो पीछे की ओर होगा, जिसे हम लोग एफएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफएस। ठीक है, अच्छा जो फ्रैक्शन फोर्स होता था, फ्रैक्शन फोर्स अगर रुका हुआ है तो क्या बोलोगे तुम लोग? एफएस। और अगर चल रहा है तो क्या बोलोगे? एफके। क्या बोलोगे? और फ्रैक्शन फोर्स जो होता था वो सर म्यू एन के बराबर होता था। ये हमने कल बात कर दी, म्यू एन के बराबर। अगर सर ये बराबर होगा तो यहाँ पर स्टैटिक की जगह हम लोग लिमिटिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे? लिमिटिंग। अगर ये इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा तो उसे हम लोग स्टैटिक फ्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। कल मैंने बताया था अगर बराबर पहुंच जाते थे तो वो लिमिटिंग में पहुंच जाता था, और कम रहता था तो उसे हम लोग स्टैटिक बोलते थे। और अगर ये ब्लॉक चल देता था तो यहाँ पर एफएस की जगह एफके आ जाता था। तो मैंने कहा इधर जो देखो इसमें जो कहा गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा है क्या, इसने कहा जो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगे, और कौन सा? लिमिटिंग वाला। कौन सा वाला? लिमिटिंग। लिमिटिंग को अगर लिमिटिंग लगेगा, लिमिटिंग तुम्हें पता है किसके बराबर होता है सर? म्यू एन। लिमिटिंग होता है सर म्यू एन। अरे बराबर हो जाएगा तो म्यू एफ एल भी लिख सकते हैं। और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? देखो नीचे mg तो ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो बीच में लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा? बीच में। अगर रिजल्टेंट फोर्स, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा वो तुम्हारा लगेगा बीच में। ठीक है, अब देखो
बैठ जाओ बराबर। कौन बैठा है? बैठ जाओ बेटा, देखो कई जगह होगी, उधर पीछे बैठ जाओ। सही है। अब देखो सही है, हो गया। जो अब बात सुनो, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर सभी लोग, अब देखो बच्चा, अगर मैंने इसे एंगल थीटा माना, इसे एंगल क्या माना, अगर इसे एंगल हम लोग थीटा मानेंगे तो जरा तुम देखना कि सर जी थीटा के सामने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और आधार ये वाला हो गया, इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर टेन थीटा लूं, टेन थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखो, इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए क्या दिया हुआ है, म्यू है, अपॉन बेस, बेस इधर है, बेस दिया है एन, एन से एन कट जाएगा तो टेन थीटा बराबर क्या बचेगा तुम्हारा। तो याद रखना यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पर थीटा की जगह बेटा इन्होंने लैम्डा ले रखा है, ठीक है, मैं यहाँ चाहे थीटा ले लो, ये थीटा हो गया, अब भी सही है। तो बस आपको ये याद रखना है एंगल ऑफ फ्रैक्शन का, सिर्फ ये एंगल ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है, तो वो होता है टेन थीटा बराबर म्यू, एंगल ऑफ फ्रैक्शन होता है टेन थीटा बराबर म्यू, बस। म्यू क्या होता है सर, फ्रैक्शन फोर्स, म्यू होता है फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है, घर्षण बल, घर्षण होता है, फ्रैक्शन फोर्स कर रहा हूं, खाली घर्षण होता है। म्यू होता है सिर्फ और सिर्फ घर्षण, म्यू सिर्फ और सिर्फ घर्षण होता है, ठीक है, लेकिन सर म्यू सिर्फ और सिर्फ घर्षण होता है, ठीक है। बस इसमें सती ये क्या लिखा है, कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है तुमको कि एंगल ऑफ फ्रैक्शन म्यू होता है, बस, इसके अगले कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। अब जल्दी जल्दी पढ़ो क्योंकि आज हमें ये खत्म करना है, हो गया। सिर्फ ये याद रख लो, टेन थीटा बराबर म्यू, बस छुट्टी, ठीक है। कहाँ से होगा ये, देखो अब पढ़ लो चुपचाप, ठीक है, बहुत बातें कर लो। देखो सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज, इसमें तुम समझो कि एंगल ऑफ रिपोज पहले होता क्या है, मिनिमम, यहां मैक्सिमम होगा, ठीक है, मिनिमम नहीं होगा, यहां मैक्सिमम होगा। देखो सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज समझो, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है ऐसे मेरे पास में कोई चीज है, यहां पर मैंने कोण कितना मान लिया, थीटा, कोण एंगल थीटा मान लिया। अब यहां पर मान लो कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास क्या है, एन, कोई ब्लॉक है जिसका मास एन। अगर मुझे बताओ, अगर इसमें फ्रिक्शन ना हो, इस इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर इस इंक्लाइंड यानी कि तिरछे प्लेन पर अगर फ्रिक्शन ना हो, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर कोई ब्लॉक रख दिया, उस पर ब्लॉक रख दिया, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना होगा। मैंने तुम्हें बताया था, अरे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देके बताया था, एक मोटी औरत एक पतली औरत, इतना ध्यान आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर आते हैं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन होता था जी साइन थीटा, ठीक है, नीचे आते थे तो एक्सेलरेशन कितना होता था, चलो ठीक है। अब देखो सर, नॉर्मल लगेगा इधर, mg लगेगा इधर,
अगर मैं ये एंगल हो जाएगा थीटा, अगर मैं इस mg को इधर ले जाऊंगा तो mg cos थीटा, इधर ले जाऊंगा तो क्या लगेगा mg sin थीटा। अब तुम जरा सोचो, एक बार सोचो सर, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने तुम्हें बताया था, याद रख लो, नीचे हमेशा और हमेशा क्या लगेगा mg sin, नीचे की ओर हमेशा और हमेशा mg sin थीटा। सर नीचे हमेशा और हमेशा क्या लगेगा mg sin थीटा। अब देखो, अगर कोई भी चीज जिधर चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगा फ्रिक्शन, घर्षण बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। ये ब्लॉक किधर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो घर्षण बल कहाँ होगा, पीछे, और घर्षण बल क्या होगा Fs। सर Fs किसके बराबर हो सकता है, अधिकतम, अधिकतम किसके बराबर होता है म्यू एन के, किसके बराबर अधिकतम कितना होता है म्यू एन टू एन। अब देखो सर, यहाँ पर नॉर्मल है ऊपर और नॉर्मल के सीधे नीचे क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं जो नॉर्मल है मेरा वो नॉर्मल हो जाता है mg sin थीटा। ठीक है, ये याद रखना, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर हमेशा और हमेशा जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा mg cos थीटा, mg। आज दिमाग में भी ठीक से काम नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, देखो नॉर्मल इधर, नीचे की ओर ये क्या है mg cos थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा mg cos थीटा के। अब जरा सोचो, इसने कहा एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये होता है, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये है कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पर है, कॉपी बनाए, जैसे ये है। अब मान लो हो गया, ये मेरे पास में कलम है, ये महंगा वाला कलम हो गया, टूट गया, 4000 का नुकसान हो जाएगा। देखो बेटा, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा, अभी ये प्लेन पे रखा है, ऐसे प्लेन पे रखा है, मैंने यहाँ पेन रख दिया। अब इस पेन को देखना, ये ऐसे मैंने ऐसे ही रखा हूँ नीचे, इसे हल्का हल्का इधर से उठा रहा हूँ, ये इंक्लाइंड बनता चला जा रहा है। अब जरा सोचो, अभी ये यहाँ पर है तो ये रुका हुआ है, जैसे जैसे मैं इसे इधर से ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, ऐसे ये चल पड़ा, ऊपर ले गया, यानी कि जैसे ही मैंने सर इसका कोण बढ़ाया, जैसे इसका कोण बढ़ाया, अभी मुझे बताओ, अभी अगर ये रखा हुआ है तो नीचे mg ऊपर नॉर्मल, क्या इधर कोई बल लग रहा है, नहीं, क्या इधर लग रहा है, नहीं। जब मैं इसे इंक्लाइंड प्लेन पर ले गया तो नीचे की ओर क्या लगने लगा mg sin थीटा, क्या लगने लगा, उस mg sin थीटा के कारण ये कहाँ आने लगा नीचे। अब बताओ, अब सर जब मैंने इतना एंगल किया है, इतना थोड़ा सा एंगल है, तब ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ये इसलिए नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे mg sin थीटा तो लग रहा है, लेकिन ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है। और कल मैंने बताया था, अगर पीछे लगने वाला फोर्स ज्यादा लग रहा होता है और अगले फोर्स कम लग रहा होता है तो वो बॉडी नहीं चलती, नहीं चलती। ठीक है, अब देखो किसका ये, अब देखो जरा सर, इसने कहा वो मैक्सिमम एंगल इंक्लाइंड प्लेन पर जिससे कि ये ब्लॉक चले नहीं, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ अल्फा कह दिया, लोग मैं थीटा कह दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ अल्फा कह दिया, मैंने थीटा कह दिया, तो उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब बताओ, कोई ये बॉडी कब नहीं चलेगी, कोई बॉडी तब नहीं चलती जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा हो, 0। ये कब नहीं चलेगी, देखो नॉर्मल तो mg cos थीटा के बराबर है, नीचे लगने वाला फोर्स क्या है mg, अगर ये mg sin थीटा पीछे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है, क्या ये बॉडी चलेगी, नहीं चलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर mg sin थीटा बराबर म्यू, नॉर्मल की जगह क्या लिख दूं, mg cos थीटा। सर mg से cos थीटा नीचे आया तो sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ क्या बचा म्यू, ये क्या हो गया tan थीटा बराबर, ठीक है, चाहे लिख दो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। ये जो थीटा है यही क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। उतारिए बराबर,
देखो हाँ बैठिए सही है। इसे रखूंगा ऐसे में नहीं सब लोग देख जाएगा आराम से। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन है। अब जरा सोचना इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने कॉपी लगाना बेटा, मैंने ये कॉपी रख दी। अब ये कॉपी चल रही है। अच्छा क्या ये कॉपी चल रही है? क्यों नहीं चल रही है? नीचे क्या लग रहा है? mg sin थीटा, क्योंकि ये कैसा प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन। तो नीचे mg sin थीटा, लेकिन पीछे क्या लग रहा है? म्यू एन, फ्रैक्शन फोर्स म्यू एन, ठीक है। तो फ्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, वो भी लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स ज्यादा है नीचे वाले से, इसलिए ये नहीं चलता। अब मैं एंगल बढ़ा दिया, चल पड़ा। तो जैसे ही मेरे वो मैक्सिमम एंगल जिससे ये चलना स्टार्ट हो जाए, उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ। और वही मैक्सिमम एंगल जिससे ये जस्ट चलने के लिए स्टार्ट हो जाए। तो चलने के लिए स्टार्ट कब होगा? जब नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या हो जाएगा? बराबर। अगर नीचे लगने वाला फोर्स, देखो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के जस्ट बराबर हो गया, इसका मतलब ये है अगर मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, थोड़ा सा एंगल, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। नीचे वाला फोर्स जैसे ही ज्यादा होगा ये चल पड़ेगा। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ रिपोज बोल देंगे, ठीक है। उतार लिया। अच्छा अब देखो उसके बाद इसने कहा है इसी के बाद में एंगल ऑफ रिपोज है ये, ठीक है। इसमें ये देखो, मैं तुमसे कहूंगा इसी में एक्सीलरेशन इन इंक्लाइंड प्लेन, मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। देखो मेरे पास एक ऐसा प्लेन है सर, ठीक है। इस प्लेन पर यहां पर एंगल क्या है? थीटा। यहां एंगल थीटा, मैंने यहां एक ब्लॉक रखा। ये जो सरफेस है ये वाली, इसका सरफेस का फ्रैक्शन मैंने कितना माना? म्यू। इसका मैंने मास माना m। अगर बेटा ये जो म्यू है, ठीक है, ये म्यू है, अगर tan थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी म्यू से, क्या हो जाएगी? ज्यादा, तो ये ब्लॉक चल देगा नीचे, चल देगा। यदि tan थीटा की वैल्यू बराबर होगी म्यू से, तो क्या होगा? अभी बताया था मैंने। तो ये ब्लॉक जस्ट चलने को तैयार हो जाएगा, जस्ट चलने को क्या हो जाएगा? तैयार। लेकिन यदि tan थीटा की वैल्यू लेस देन हो गई म्यू से, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। कैसे? सर जी जैसे मैंने कहा ये जो सरफेस है, ये चिकनी सरफेस है, यहाँ पर ये चिकनी सरफेस है। जरा तुम खुद बताओ, अगर ये कॉपी जो मेरे पास में है, मैंने ये अभी यहाँ रखी, ये चल रही है। ये क्यों चल रही है? क्योंकि जो फ्रैक्शन है, यहाँ जो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन जो फोर्स है, फ्रैक्शन फोर्स है, वो कम है किससे? अगर मैंने नीचे ले गया, क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है किससे? tan थीटा से। किससे? अब जरा बताना, मैं इसकी जगह एक कंक्रीट का स्लैब ले आया। कंक्रीट का स्लैब जानते हो ना कंक्रीट का? उस कंक्रीट का स्लैब तुम्हें जाता है, तुम्हें पता है इससे ज्यादा खुरदरा होगा। अगर उस कंक्रीट के स्लैब पे मैं ये ऐसे रख दूं, क्या ये चल पाएगी? क्यों नहीं चलेगी?
क्यों नहीं चली? क्योंकि वहां पर फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा किससे? tan थीटा से। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, इन पे भी नीट क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर बोलो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? बॉडी चलेगी। ठीक है, यहाँ पर चलेगी और यहाँ पर हाँ चलने को तैयार। क्या चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी नहीं, चलने को तैयार हो जाएगी लेकिन चलेगी नहीं। यहाँ पर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट और थे जो कि तुम्हारे इंक्लाइंड प्लेन के लिए आते हैं। ठीक, अब जरा सोचो, मैंने कहा मैंने एक ब्लॉक ले लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, मैंने कहा बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तो तुम कैसे बताओगे? चलेगा ऐसे, चलेगा कि नहीं चलेगा तो कैसे बताओगे? बोलो, अरे बोलो ना, ये चलेगा कि नहीं चलेगा कैसे बताओगे? करो tan थीटा, यहाँ पर म्यू की मैंने कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी ना, म्यू की कोई ना कोई वैल्यू। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, तुम सबसे पहले क्या करोगे? tan थीटा का मान निकालोगे। अगर tan थीटा का मान, अगर tan थीटा का मान ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन से तो समझ जाना बॉडी चलेगी, अदरवाइज बॉडी नहीं चलेगी। चलो ठीक है, मैंने कहा मान लो यहाँ पर ये बॉडी नीचे चल रही है, ये बॉडी नीचे चल रही है। अब तुम देखना, अगर नीचे चल रही है तो त्वरण कितना होगा? सबसे पहले सर नीचे यहाँ कितना लगेगा? mg, और इधर क्या लगेगा? हाँ रट्टा होना चाहिए, mg cos थीटा। सही है, इधर क्या लगेगा? सही है, यहाँ क्या लगेगा? सही, पीछे क्या लगेगा? फ्रैक्शन फोर्स। क्या लगेगा? अब बताओ, अगर ये बॉडी चल रही है तो ये बॉडी तभी चल सकती है जब mg sin थीटा फ्रैक्शन फोर्स से क्या हो? ज्यादा। अब देखो, अगर ये चल रही है तो इसका मतलब ये है सर कि mg sin थीटा ज्यादा है, यानी कि माइनस, हमेशा ज्यादा में से कम माइनस होता है। और पीछे कितना है सर? fx बराबर जो बल बचा उसी से तो चल रही है, तो बल बराबर क्या होता है? ma m सही है, नहीं समझ में आया? ये देखो, मैंने कहा इसमें यहाँ पर कोई बॉडी रखी है, नीचे लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, तो कितने बल से ये बॉडी चलेगी? तो नीचे लगने वाला माइनस ऊपर लगने वाला, जो बल बचा वो बल बराबर m। तो मैंने वो घटा के वही तो बल निकाला है, नीचे माइनस ऊपर, नीचे माइनस ऊपर। सर fs जो हमारा होता था, fs जो हमारा होता था वो होता था म्यू n बराबर n, mg sin थीटा n होता था mg cos थीटा बराबर, इन दोनों में m कॉमन है, देखो m इसमें भी कॉमन है, mg m दोनों में mg कॉमन है। mg कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया? sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बराबर m। सर m से m कट गया तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का फार्मूला आया g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यही तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब बताओ सर, मैंने अभी तुमसे पूछा था कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन होता और वहां पर फ्रैक्शन नहीं होता तो उस ब्लॉक का नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना होता? बोलो, g sin थीटा, यही तो होता। अगर फ्रैक्शन होगा तो कितना होगा? g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अगर मैं म्यू की जगह 0 कर दूं तो वही तो आया जो पहले आ रहा था, g sin थीटा, वही तो आया g sin थीटा। ठीक है, इसे उतारना।
निकाल लिया। अच्छा अब देखो, ये वही है जो मैंने अभी करा दिया था, ठीक है, कल लगा था इसलिए ध्यान रखें। ये वही है कि वही जो मैंने अभी कहा था कि कोई बॉडी है, इंक्लाइंड प्लेन पर है, एंगल मास m है, एंगल थीटा है, तो फ्रैक्शन म्यू है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अभी तुम निकाले g, बोलो साइन थीटा, g साइन थीटा म्यू कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा जरा सोचना इसके बाद में, अगर ऐसा हो एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल है थीटा, ठीक है, अब यहां पर एक ब्लॉक रखा है मेरे पास, नीचे रखा है ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैंने ऊपर की ओर फोर्स किया, ऊपर की ओर फोर्स दिया। अगर ऊपर की ओर इस ब्लॉक को मैंने F फोर्स दिया तो मैं कहूं बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कितना होगा? सबसे पहले ये देखना कि सर नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा mg cos थीटा, ऊपर लग रहा होगा और नीचे लग रहा होगा mg sin थीटा। अगर ये ब्लॉक AF है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा? ऊपर जा रहा है तो नीचे, ऊपर जा रहा है तो कहां लग रहा होगा? नीचे, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ नीचे लग रहा होगा, ऐसे तो लग रहा होगा नीचे। अब तुम सोचो, देखो ऊपर की ओर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं सर? कैपिटल F लगा रहा हूं। नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? तो एक तो लग रहा है नीचे mg sin थीटा। अब ये चल रहा है ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? प्लस का Fs। अब देखो, अगर सर mg sin थीटा ऐसे ही, Fs किसके बराबर होता है? म्यू है। और यहाँ पर नॉर्मल किसके बराबर है? mg cos थीटा। देखो नॉर्मल इधर, नीचे mg cos थीटा। अगर मैं यहाँ पर रखा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos, दोनों के अंदर क्या कॉमन है? तो यहाँ बचा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस। अगर F बराबर ma हो, F बराबर क्या हो? तो m से, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो मेरा बचा g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं F फोर्स लगाऊंगा इस ब्लॉक पर, कितना फोर्स लगाऊंगा? F, तो इस ब्लॉक का ऊपर की ओर एक्सेलरेशन होगा g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बात बताओ तुम मुझे, जरा सोचना, ये चीज तुमने ध्यान कर ली, अब दिमाग अपना लगा के बताना मुझे। मैंने क्या किया, हम लोग पहाड़ पे गए, तुम लोग पहाड़ पे गए? अरे पूर्णागिरी तो सभी गए, हम लोग पूर्णागिरी माता के मंदिर गए, वहां पर चढ़ाइए, अरे एक खौले के बाद चढ़ाइए, ठीक है, खौला, फर्स्ट खौला, सेकंड खौला के बाद सीढ़ियां स्टार्ट हो जाती है ना। हम मान लो फर्स्ट खौले पे गए, उसके बाद में सोचना कोई चढ़ाई एक ऐसी है जो ऐसी है, उस चढ़ाई पर, वो चढ़ाई कोई ऐसी है, यहां पर एक मास है और तुम यहां पर धक्का देने को डटे पड़े हो,
ठीक है, ये तुमसे चढ़ ही नहीं रहा है, ये तुमसे चढ़ ही नहीं रहा है, और तुम छोड़ दे रहे हो तो रुक भी जा रहा है वहीं पर, लेकिन तुमसे ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर तुमसे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सर हमको क्रेन लानी चाहिए, हम बेवकूफ इंसान हैं, ठीक है। वो इसलिए नहीं जा रहा है बेटा, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। इन दोनों को मिला के जितना बल बनता है, दोनों को मिला के, उससे हम कम फोर्स लगा रहे हैं अगले की ओर। सही है, मतलब नीचे फोर्स लग रहा है ज्यादा, हम लगा रहे हैं कम, तो क्यों चलेगा? ये कब चलेगा? जब हम mg sin थीटा प्लस fs से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो ये धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है। उतारिए इसको। अच्छा, साइड हो गया। टाइम तो इतनी जल्दी जाता है, फटाफट उतार लिया। वो तो केमिस्ट्री समझ लेती है बात। उतार लिया। ऐसा पता है कभी कभी हमारे साथ होता है, हम लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। आज हो रहा है, आज मेरी समझ में नहीं है हो क्या रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे हो रहा है, एक उम्र का तजागा आ जाता है, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाने के कारण। उतार लिया। नहीं, एक चीज और है, एक चीज जो मुझे लगता है, ऐसा होता है कि कोई भी एक टीचर होता है ना, वो जब ज्यादा साल पढ़ाता रहता है। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा क्या है ना, यहाँ पर दिमाग में कभी नहीं लगाता हूँ 1% दिमाग नहीं लगाता हूँ, बस बोलता चला जाता हूँ। तो अगर दिमाग लगा के आदमी कोई काम करे, सही है। अब मान लो यही क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन मुझे लगता पता नहीं कैसे होगा। अब ये तो सब ऐसे ही रटे हुए हैं, तो उनमें दिमाग लगता नहीं है, तो मैं ऐसे बोलता कुछ हूँ, कभी कभी लिख कुछ जाता है, ये चक्कर चलता है। हो गया ये? चलो, जल्दी करो, पीछे वाली पेज, कतई पीछे वाली, कतई पीछे वाली। आंसर तो जल्दी से, आंसर ऐसे ही बिना देखे, बिना कॉपी हल करे बताओ। और क्या? जल्दी बताओ। बिना हल करे आंसर बताओ कितना होगा? अरे वो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा हुआ लग रहा है। देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर एक 5 किलोग्राम का मास रखा हुआ है। उसने कहा इफ द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड, यानी कि ये चलने को जस्ट क्या है, तैयार है। अगर चलने को जस्ट तैयार है इतने एंगल पर, तो घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन। तो अभी तुम लिखवाए हो कि अगर कोई भी ब्लॉक जस्ट चलने को तैयार होगा, तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर। सही है। अब सर tan 30 की वैल्यू, अगली पेज बताओ, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू तुम पीछे बताओ, tan 30 की वैल्यू उससे पीछे, उससे पीछे देखो, ये बात समझ में आ गया? 1/√3। ठीक है, तो म्यू का मान कितना हो गया, 1/। सही है, हो गया, यही आंसर है। अब सर ये 5 किलोग्राम, ये तो 5 किलोग्राम ऐसे ही दे रखा है तुम्हारे लिए, कोई मतलब ही नहीं उसका। 5 किलोग्राम तो ऐसे ही दे रखा है ना, दे दिया उसने। हो गया आंसर, अगले बढ़े। अगले सॉल्व कर लोगे। √3 का मान क्या होता है? अरे बोलो, √3 का मान 1.732, √2 का मान 1.414, 1.414, याद कर लो। ठीक है, याद कर लो। हो गया, अगले बढ़ू। सही।
अब देखो अगला क्वेश्चन करो, जल्दी करो जल्दी। ये मुझे पता था लेकिन तुम बोल रही तो मैंने एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहा गया है एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसका मास 1 किलोग्राम है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है 1 किलोग्राम है, कितने कोण पर रखा है बेटा? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर ये रखा है लकड़ी का टुकड़ा। अगर ये लकड़ी का टुकड़ा जो 1 किलोग्राम का है वो 30 डिग्री पर रखा है, उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, इसने सिर्फ एक ही फ्रैक्शन दे रखा है जो कितना है 0.2। तो इसने कहा फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। इधर देखो, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री है, ये यहां रखा, ये चलना स्टार्ट हो गया। अगर ये चलना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी गति बढ़ रही है, तो उसने कहा बताओ 5 सेकंड बाद उस टुकड़े की गति क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर किसी चीज की वेलोसिटी तुमको फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले ये देखो एक्सेलरेशन क्या है। क्या दिखाना है हमें? एक्सेलरेशन। क्योंकि सभी 5 सेकंड बाद अगर वेलोसिटी पूछी है तो b बराबर क्या होता है? u प्लस एटी। u प्लस, पहले कैसे था? रेस्टिंग पे। रेस्टिंग का मतलब है पहले u0 मतलब a इंटू टी। तो मैं इसमें एक्सेलरेशन निकालूं, मुझे बताओ यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा? एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा? तुम पांचों बताओ। एक्सेलरेशन इसका कैसे फाइंड आउट करूंगा? एक्सेलरेशन पीछे चारों, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा? अभी मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, अगर उस पर फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जी साइन थीटा होता है, यही तो बोला था। और अगर फ्रैक्शन है तो जो फार्मूला होता है वो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है, यही तो निकलवाया था अभी। अगर कोई ब्लॉक नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो मैंने कहा अगर कोई ब्लॉक नीचे आ रहा है उसमें फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन है यानी कि म्यू है, फ्रैक्शन है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है। और अगर फ्रैक्शन नहीं होता, म्यू बराबर 0 करते तो सिर्फ क्या बचता? जी साइन थीटा। ठीक है, दिमाग में डाल लेना। जी का वैल्यू बेटा यहाँ पर 10 लिया गया है, देखो तो मैंने 10 ले लिया। साइन 30 की मैं साइन 30 का मान बोलो कितना होता है? 1/2 और कॉस 30 का मान √3 सही है। कॉस 30 बेटा थीटा की जगह 30 रख दिया ना मैंने, थीटा 30 ही तो है। तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 0.2। यहाँ पर काटो, काट दूं क्या? नहीं मत काटो और सरल हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बेटा, यहाँ पर क्या है? √3 का मतलब 1.732 गुणा 0.2 गुणा सबको आती है। ठीक है, इस 2 को खत्म करो, मान लो है 3 दूनी 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लगा 1 2 एकम 2 और 1 कितने के बाद? दशमलव 3 के बाद, 3 के बाद 3 के बाद। तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 0.346। 0.3 ऊपर नीचे 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 1 माइनस 0.34, 2 से काटा 2 पंजे। अब देखो इसमें से ये घटाओगे, एक में से 34 घटाओ, 0.34। 0.34 को अगर मैं 0.35 लूं तो कितने बचेंगे? 0.65। अरे यहाँ पर 34 की जगह 35 ले लिया ना मैंने, 0.35 ले लिया। 5 से गुणा करो, 55, 5 छक्का 30 और 2, आंसर कितना आया? 3.25। अब वेलोसिटी में रख दो, एक्सेलरेशन आया 3.25। कितने सेकंड बाद पूछा? 5 सेकंड बाद। 5 से गुणा करो, 55 25 के 5, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, हाथ से लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16, 2 के बाद क्या आ गया? दशमलव। आंसर क्या हो गया? 16.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर मैंने तुम्हें फाइंड करवाया सिर्फ एक्सेलरेशन का फार्मूला, सिर्फ त्वरण का फार्मूला फाइंड करवाया। लेकिन इसने क्या पूछ लिया? इसने पूछ लिया 5 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछ ली तो मैं पहले क्या निकालूंगा? एक्सेलरेशन। उसके बाद में मैं क्या फाइंड आउट करूंगा सर? उसके बाद में मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा मोशन की थर्ड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से।
ठीक है। इसमें हमने सेकंड इक्वेशन यूज क्यों नहीं की? क्योंकि सेकंड इक्वेशन में बी कहीं आता ही नहीं है। थर्ड क्यों यूज नहीं की? क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट रहता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का कहीं जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए सिर्फ फर्स्ट की इक्वेशन का जिक्र किया, क्योंकि फर्स्ट में मुझे सब कुछ पता था। हो गया? हो गया? सही। अच्छा, यही तक था। चलो, अभी कहाँ समाप्त है? हाँ, अभी तो एनएलएम इतना बचा कि पूरे महीना चलेगा। ठीक है, अभी एनएलएम तो छोटा सा। चलो, उसके बाद में अब तुम एक चीज जरा समझो। अगर मैं आपसे एक कुछ क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ, जैसे पुली वाले क्वेश्चंस थे, पुली वाले, पुली के जो क्वेश्चन थे, पुली के क्वेश्चन में तुम लोगों को पता था कि अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है, तो जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता था वो क्या होता था? सही, ज्यादा में से कम घटाओ, गुणा जी करो, बटे टोटल मास करो। यही तो होता था, बटे टोटल मास करो। चलो ठीक है। अब सर जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लो बच्चों, ये पुली है, चलो ठीक। जैसे ये एक सिस्टम है इस टाइप से, ठीक। अब जरा देखना, ये मास m है, यहाँ पर एक इंसान है, जो इंसान यहाँ पर रस्सी को पकड़े, इस रस्सी को पकड़े। मैं तुमसे कहूंगा मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय द मैन व्हेन ब्लॉक m स्टेशनरी या विल बी स्टेशनरी, यानी कि स्मॉल जो कैपिटल M जो मास है वो हमेशा स्थिर रहे। स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्थिर रहे। तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो वो फोर्स निकालने के लिए यहां पर तुम ये मान लो, सबसे पहले इधर मानना, इस वाली को टेंशन मान लो तुमने T, इधर T तो इधर भी टेंशन T। देखो इधर नीचे कितनी लग रही है? T और T, T और T दोनों जोड़ दो तो ऊपर क्या बची? ऊपर क्या हो गई? 2T। अब इसमें भी 2T और तो इसमें भी, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया? 4T। यहाँ भी 4T और यहाँ भी 4T। बात समझ में आ गई? देखो जितना इस रस्सी में टेंशन होगा उतना इस रस्सी में टेंशन होगा, जितना इस रस्सी में टेंशन होगा उतना ही इस रस्सी में टेंशन होगा, जितना इसमें टेंशन होगा उतना ही इसमें टेंशन होगा। अगर कैपिटल M स्टेशनरी है, कैपिटल M स्टेशनरी है मतलब रोका हुआ है, तो नीचे की ओर बताओ कितना बल लग रहा होगा? कैपिटल mg, कैपिटल mg। और ऊपर कितना बल लग रहा है? तो सर जी इसमें कितनी टेंशन है? 4T, इसमें 2T और इसमें T, तो 4 2 6 और 1 7। तो ऊपर जो टेंशन लग रही है वो लग रही है 7T और नीचे कितना है? तो टेंशन तुम्हारी क्या हो गई? mg/7 चाहिए, mg/7। यानी कि ये बंदा इस रस्सी में कितना टेंशन होगा? mg/7। तो ये बंदा नीचे की ओर, देखो रस्सी तो ऊपर की ओर है, नीचे की ओर ऐसे कितना फोर्स लगा के रोका हुआ होगा? mg/7। इतना फोर्स लगा के ये बंदा इसको इस इतने बड़े वाले मास को
रोक रखा हो, ठीक है। इसको अगर एम स्टेशन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे, कुछ एक चीज और रहती है, बता लिया इस टाइप का। अब देखो ये मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं। वैसे मैं ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर नहीं कराए थे, मैं इस बार ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि इस बार एनटीए हार्ड पेपर बनाएगा। अगर एनटीए पेपर बनाएगा या एनटीए कोई भी एजेंसी पेपर बनाएगी तो इस बार हार्ड पेपर बनाएगी, और जब हार्ड पेपर बनाएगी तो वो कुछ मेंस का पार्ट डालेगी उठा के, सही है। तो इस अब तक ये ट्रेंडिंग नहीं थे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अब ट्रेंडिंग में आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो अगर कभी ऐसा हो सही यहां पर कोई 50 किलोग्राम का वेट है, 50 किलोग्राम का वेट है, ठीक है। अब यहां पर एक आदमी रोके पड़ा है इस वेट को, ठीक है। ये आदमी इस वेट को रोके पड़ा है, तो ये आदमी नीचे की ओर कितना फोर्स लगाएगा कि ये वेट को रोक करे? ये कितना है? 50 किलोग्राम, 50 सही है, 50 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा एक चीज में हमेशा अपना अंतर रखना बेटा, किलोग्राम और न्यूटन में अंतर होता है, पता है ना सबको। किलोग्राम और न्यूटन में क्या होता है? किलोग्राम और न्यूटन में अंतर होता है, ठीक है। हाँ ये बात पे ध्यान रखो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं पीछे तुम बताओ तुम्हारे अंदर कितना वेट है, तुम बताओ लड़की से पीछे। हाँ 45, ठीक है 45 है। लेकिन बस ध्यान रखो, यही तो तुम लोग गलती करते हो। इनमें जो 45 है वो 45 न्यूटन है। 45 क्या है बेटा? न्यूटन। और वेट बराबर क्या होता है? mg। वेट बराबर क्या होता है? अगर मैं इनका मास निकालूं तो 45 बटे जी हो जाएगा नीचे। अगर जी का मान मैंने 10 माना तो तुम्हारे अंदर जो मास है ना वो 4.5 kg है। मास कितना है जो तुम धड़ल्ले से बोलते हो ना 45 किलोग्राम, 45 किलोग्राम नहीं होता, 45 क्या है वो? न्यूटन है, ठीक है 45 न्यूटन है। मास तुम्हारे अंदर कितना है? 4.5 किलोग्राम, ठीक है। क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे तुम यहाँ रहे, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे आकाश पाताल कहीं रहो, तुम्हारा मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होता रहता है, ठीक है। ये चीज है। चलो इससे छोड़ो। हाँ अब देखो ये कितना फोर्स लगाएगा, तो करना कुछ नहीं है। इसमें टी तो इसमें भी, तो इसमें 2t, अरे नीचे टी तो इधर क्या हो गया? इधर 2t तो इधर 4t, इधर 40 इधर, और ऊपर भी। अब देखो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है? 8 4 12, 12 2 16 और 1, अच्छा 12, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है बच्चों। देखो अब सर जी इसमें ऊपर की ओर लग रहा है, 15t, कितना लग रहा है? और नीचे कितना लग रहा है? नीचे माइनस कर दो या बराबर कर दो, ठीक है। क्योंकि ये रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या होगा? बराबर। तो नीचे लग रहा है एम कितना है? 50, और जी का मान मैंने क्या माना? 10। तो टेंशन क्या आया? टेंशन आया 50 की 10 से गुणा करी 500 बटे 15, ठीक है। इसे भाग कर लेंगे तो ये किस में आ जाएगा आंसर तुम्हारा? न्यूटन, ठीक है। यानी कि ये बंदे के पास तो टी है, तो ये बंदा कितना फोर्स लगा के रोका पड़ा है इसे? 500 बटे 15 फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर ऐसे पकड़ के, और पुली को रोके पड़ा है, ये पुली को रोके पड़ा है। चलो इसके बाद अगले बढ़ते हैं। या तो इस टाइप से रहेगा, या अब हम दूसरा बता रहे हैं उस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। बता लिया, ठीक है। देखो जल्दी दो। साढ़े 4 बज गए। कोर्स तो अगली खत्म होगा मंगलवार को, क्लास मंगलवार को ना, बता लिया। बेटा एक चीज और बताओ,
बेटा ये देखो, एक अगर ऐसे पुली तुमसे दी हो, एक पुली से दूसरी पुली कनेक्ट है और यहाँ पर ये पुली क्या है बेटा, बंधी हुई है, ठीक है। इसे हम कहेंगे ये पुली हमारी क्या है, बंधी हुई, ठीक है। अब इस पुली का हम सब निकालेंगे। अगर इस पुली के अंदर में टेंशन क्या माना, T, तो इसमें तो T और T, हाँ, और इधर भी, ठीक है। यहां तक आ गए। इसका मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T होगी, इसके अंदर टेंशन T होगी, इसके अंदर 2T होगी, इसके अंदर मैं ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लिया मैंने A1। अगर ये नीचे जाएगा तो ये पूरी पुली नीचे जाएगी। देखो, अरे ये पुली इसी से तो कनेक्ट है। अगर ये नीचे जाएगा तो ये पुली कहां जाएगी, अगर ये पुली नीचे जाएगी तो ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा। तो इसका मैंने एक्सेलरेशन मान लिया। दोनों का एक्सेलरेशन बराबर क्यों नहीं माना, क्योंकि रस्सी समान नहीं है, रस्सी समान नहीं है बेटा। अगर इसका A1 है तो उसका क्या माना। अब एक रिलेशन याद रखना, तुम एक रिलेशन याद रखना। वो रिलेशन क्या है, सबसे पहले देखो, इस वाली रस्सी का त्वरण एक्सेलरेशन कितना है, A2। इस वाली रस्सी का एक्सेलरेशन कितना है, ये दिख रहा है, मान लिया, ये तो मैंने माना है। अब देखो बेटा, अगर मैंने कहा यहां पर टेंशन कितनी है, 2T, टेंशन कितनी है, यहां टेंशन कितनी है, T है, यहां T है, तो तुम क्या करना, T के अगले जो है, T के अगले यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो 1 की A1 से गुणा कर दो, कर दिया, बराबर यहां पर T के अगले कितना है, इस 2 की A2 से गुणा कर दो। ये रिलेशन होता है। A1 बराबर 2A2, A1 बराबर, कैसे करना है, इस वाली रस्सी में, ये इसी से तो कनेक्ट है, इस वाली रस्सी के अगले 1 है ना, तो 1 और इसका एक्सेलरेशन A1, यहां पर टेंशन 2 है तो 2 और इसका एक्सेलरेशन A2, ठीक है। अब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है किसी प्रकार की, इसको हम लोग सॉल्व करके ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अगर ये क्वेश्चन आए, मैं तुमसे सीधे बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आए नीट में तो छोड़ के अगले बढ़ जाना, आता हो तब भी छोड़ के आगे बढ़ जाना। अगर समय बचे तो दोबारा करने आना, अदरवाइज छोड़ के अगले चले, नहीं तो टाइम खा जाएगा बहुत, सही है। और नीट में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के नहीं होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़िए। अब जरा सोचो, सर मुझे बताओ ये ब्लॉक नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि T से mg ज्यादा है। अरे यहां पर 5 है, यहां पर क्या है, मुझे बताओ ये ब्लॉक नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि सर जी 5g T से क्या है, अरे ऊपर T लग रहा है, बराबर मास m और इसका एक्सेलरेशन कितना है, A1, हो गया। उसके बाद देखो सर जी ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर। ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि 2T ज्यादा है नीचे लगने वाले mg से, बराबर m, एक्सेलरेशन कितना है, चाहिए, ये हो गया। उसके बाद में अब सर सॉल्व कैसे करें, अरे A1 की जगह तुम क्या डाल दो, 2A2। अगर A1 की जगह 2A2 डालेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5g माइनस T, 5 दूनी 10 T, 10। अब देखो बेटा, अब तुम खुद बताओ, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन, एक T अननोन है और एक कौन सा अननोन है, A1। वो अच्छा यहाँ पर A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो बेटा मैंने A1 की जगह क्या डाल दिया, 2A2, तो जब यहाँ 2A2 रखोगे तो 5 दूनी 10 हो गया। इस इक्वेशन को अब सॉल्व करो, देखो कैसे, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है तुम्हारी 5g माइनस T बराबर 10 है, दूसरी इक्वेशन है 2T माइनस 3g बराबर 3, सही है। इन इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, ये क्लास 7th ईयर्थ में है, 7th ईयर्थ हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर था।
वहां पर हम लोग क्या करते थे, कोई दो चीज सेम कर लेते थे। जैसे यहाँ पर मैं टी सेम करूं तो टी सेम करने के लिए ऊपर वाले को किससे गुणा करूंगा, 2 से। अगर ऊपर वाले को 2 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10G माइनस 2T इंटू 20A। ऐसे तो करते थे हम लोग 8वीं 7वीं 8वीं का ये और कुछ नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ 2T किसका है, प्लस का, यहाँ माइनस का, कट गए। ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखो 3G में से 3G प्लस 10G कितना आया, 7G। यहाँ कितना हो गया 23, बोलो 23A2। तो A2 का मान कितना आया 7G बटे, बोलो कितना आया 7G बटे 23 आ गया। अब A2 तुम्हारा है 7G बटे 23, तो A1 कितना होगा, तो A1 बराबर क्या होता है बेटा, बोलो 2A2। तो 2 से अगर मैं गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14G बटे 23 आ गया। अब तुम चाहो तो टेंशन भी निकाल सकते हो, सही है, चाहो तो टेंशन भी निकाल सकते हो। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन IIT मेंस के हैं और IIT मेंस का क्वेश्चन ये शुरुआत है, मतलब ये कभी सरल क्वेश्चन IIT मेंस में ऐसा। अब तुम एक बात समझो बेटा, ऐसा होता है कि IIT में तुम देखोगे टोटल क्वेश्चन होते हैं 75, टोटल सब मिलाकर 75 होता है। 75 के लिए 3 घंटा है और तुम्हारी ये 200 के लिए 180 करने होते हैं, तो वहां पर टाइम ज्यादा होता है। जब टाइम ज्यादा होता है तो और वो सोचते हैं ये बच्चा मैथमेटिक्स का है तो कैलकुलेशन भी कौन सी होगी उसकी, हाई फाई होगी, तो उसी लिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी उठा के डाल देते हैं वो लोग, सही है, इसीलिए वो थोड़ा हार्ड बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये CPMT ने पूछा नहीं है। जब CPMT हुआ करता था तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, AIPMT हुआ करता था तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। जब एम्स अपना अलग पेपर कराता था तब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, उस समय भी ये क्वेश्चन पूछे गए, सही है। ये रहा सर, ये क्वेश्चन कतई पल्ले नहीं पड़ा। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करा रहा हूं लेकिन वो पूरा नहीं कराऊंगा, ठीक है, पूरा नहीं कराऊंगा, पूरा कराने की जरूरत है। बता लिया। देखो बच्चों, एक बात जरा समझना, मेरे पास में ऐसी कोई पुली है 1 2 3, मैंने तुमसे कहा ये वाली चीज है, ये वाला अगर ऊपर जा रहा है A1 से, ये वाला ऊपर जा रहा है A1 से, ये अगर ऊपर जाएगा और इस वाले को मान लो ये वाला आ रहा है A2 से, और एक ये चलो ये ऊपर मान लो, ये भी ऊपर A2 से, और ये मान लो इसका, देखो ऐसा है, मैंने इसका एक्सेलरेशन मान लिया A1, इसका मान लिया A2 और इसका मान लिया A3। अब तुमसे अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा जाए कि इन तीनों एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा, तो कतई घबराना नहीं है। सबसे पहले इधर ले लो टेंशन, T और T मिलके, और यहाँ भी 2T मिलके। अब देखो, अब रिलेशन देखो, रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर T के अगले कितना है 1, T के अगले कितना है 1, तो A1 के अगले 1 लगा दो, लगा दिया, बराबर। यहाँ T के अगले कितना है 2, क्या है, तो A2 के अगले क्या लगा दो 2। यहाँ T के अगले कितना है 4, तो A3 के अगले क्या लगा दो 4। ये रिलेशन, ठीक है। अगर रिलेशन पूछ लिया जाए तो हम इस टाइप से क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन, ठीक है। एक चीज और समझो, एक चीज तुम और समझो, देखो ऐसा एक चीज और है, अगर तुम लोगों को थोड़ी समझने में कठिनाई हो रही है, ठीक है, थोड़ी समझने में कठिनाई हो रही है, तो इस सत्यता को भी तुम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसा लेवल आ रहा है वहां यहाँ वैसे ही पढ़ाया जा रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
अगर मैं तुमको कतई सस्ते सस्ते क्वेश्चन कराते रहूं जो तुमने 11वीं में पढ़े हैं, कतई सस्ते सस्ते क्वेश्चन, वो तुम्हारे सब समझ में आएंगे और तुम कहोगे कि क्या कोर्स चल रहा है। लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारे कतई कुछ ना होगा, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है एग्जाम में कुछ ना हो। इसे उतार लिया, इसे उतार लिया, सूडो फोर्स का मतलब होता है छदम बल, ठीक है, सूडो फोर्स छदम बल। अब देखो सूडो फोर्स कहां कहां लगता है, पहले उस चीज पे ध्यान दो। हम लोग एक बस में जा रहे हैं, बस वाले ने अचानक से ब्रेक मार दिया। बस वाला अगर अचानक से ब्रेक मार देगा तो हम कहां जाएंगे, पीछे। क्यों? क्योंकि हम पर एक बल लगा, उस बल को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलेंगे? अब हम बस में बैठे, बस बेचारी रुकी हुई है, बस वाले ने एकदम से अगले की ओर चल दिया। अगर बस वाला एकदम से अगले की ओर चल देगा तो हम लोग कहां जाएंगे? अच्छा, तो हम पीछे जाएंगे। और बस वाला रोक लेगा तो हम कहां जाएंगे? तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो हम पर जो बल लग रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सूडो फोर्स। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं छदम बल। ठीक है, अब सबसे पहले तुम छदम बल देखो। छदम बल हम लोग कैसे निकालें? जैसे मान लो मैं एक बस में जा रहा था, काहे सवारी जाना है, बैठिए, ठीक है, आराम से सवारी बैठी हुई, ठीक है। हम बस में जा रहे थे। अब इस पूरे बस का मास मान लो कैपिटल है। ये बस आगे की ओर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। किससे जा रही है? ए एक्सेलरेशन से, या फिर ए एक्सेलरेशन से बस जा रही है। अब तुम मुझे बताओ, या अभी ये बात सुनो, अभी ये मानो कि अभी एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से बस जा रही है। एक्सेलरेशन 0 यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से बस जा रही है, बस आराम से चल रही है, ठीक है, बस चल रही है। अचानक क्या हुआ? बस वाले ने ब्रेक मार दिया। अगर बस वाले ने ब्रेक मार दिया तो जो कार है, जो भी बस है, बस का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों माइनस? जैसे मान लो पहले ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ब्रेक मार के उसने कितना कर दिया? 0। अगर ब्रेक मार के उसने 0 कर दिया तो वेलोसिटी में क्या हुई? कमी। और वेलोसिटी में कमी होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस का। किसका होता है? तो अगर एक्सेलरेशन माइनस होगा यानी कि एक्सेलरेशन पीछे की ओर होगा। एक्सेलरेशन कहाँ होगा? पीछे की ओर तो एक्सेलरेशन होगा। अब देखो, अगर पीछे की ओर एक्सेलरेशन होगा तो हम पर छदम बल कितना लगेगा? पहले ये देखो, हम पर जो छदम बल लगता है वो लगता है हमारा मास। और जिस डायरेक्शन में बस का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेशन। जैसे जरा सोचो, ऐसा है जैसे मान लो हम लोग एक बस में जा रहे थे और बस में ये रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। बस जा रही है आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से। अचानक से बस का एक्सेलरेशन हो गया -20। -20 का मतलब क्या है? इधर की ओर, अरे जिधर चल रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में।
अब सर जी अगर -20 हो गया तो इस पर बल कितना लग रहा होगा? तो पूरी बस का एक्सेलरेशन, पूरी बस का इनटू इसका मास, इनटू इसका, जैसे इसका मास मान लो 1 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन कितना था 20 गुणा 1 कितना हो गया 20 न्यूटन। तो इस पर 20 न्यूटन बल लगेगा, लेकिन किधर? जिधर बस का एक्सेलरेशन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके। अब बस का एक्सेलरेशन पीछे की ओर है नेगेटिव, अब तो इस पर कहां लगेगा? आगे की ओर। अब तुम समझो हम लोग बस में बैठे हुए हैं, मैंने तुमसे कहा अभी अचानक मैंने बस को ब्रेक मार दिया, तो हम लोग कहां जाते हैं? हम लोग क्यों आगे गए? क्योंकि बस का एक्सेलरेशन कहां होगा? पीछे। बस का एक्सेलरेशन पीछे, मेरा मास m, मेरा मास और बस का एक्सेलरेशन a, दोनों की गुणा करी, दोनों की गुणा करके जो फोर्स आया वो फोर्स मुझ पे कहां लगेगा? आगे की। कहां लगेगा? आगे की। अब तुम सोचो, मान लो एक बस रुकी हुई है, एक बस रुकी हुई है, अचानक से उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पकड़ लिया, तो उसका एक्सेलरेशन आगे है। एक्सेलरेशन कहां है? आगे। अब मैं बैठा हुआ हूं, आगे है, मैं बैठा हुआ हूं, मान लो उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है और इसका वेट कितना है? 1। कितना है? इस पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। अरे उसका एक्सेलरेशन तो इधर था, तो इसके अपोजिट कहां हुआ? इधर। कितना लगेगा? 2। बस का एक्सेलरेशन 2 गुणा इसका मास, यानी कि 2 न्यूटन। कितना लगेगा? 2 न्यूटन। ठीक है, 2 न्यूटन लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने तुम्हें 2 फ्रेम बताए थे, एक बताया था इनर्शियल फ्रेम, एक बताया था नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो? 0, या कोई बॉडी रुकी हुई हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। जैसे ये कमरा हमारे लिए क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। अभी तुम जाके ट्रेन में बैठ जाओगे, बस में बैठ जाओगे, ठीक है, या टुक टुक में बैठ जाओगे, वो कैसा हो जाएगा? नॉन इनर्शियल। क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखना, छदम बल कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन होगा। जब क्या होगा? और एक्सेलरेशन कौन से फ्रेम में होता है? नॉन इनर्शियल में। किसमें होता है? तो छदम बल तभी लगेगा जब हमारा फ्रेम कैसा हो? जब हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए ही हमारा छदम बल लगता है, अदरवाइज हमारा छदम बल या फिर अदरवाइज हमारा सूडो फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये तो मैंने छदम बल की थोड़ी सी तुमको बात बताई। अब जरा देखना बच्चों, मैं इसमें तुमको एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं छदम बल के बारे में। एक बात सोचो, तुमने कभी एक चीज देखी, तुमने कभी डीजल के टैंक देखे जो पेट्रोल पंप पे आते हैं? डीजल के जो टैंकर होते हैं, कभी उसमें झांक के देखा है ऊपर ढक्कन खोल के? नहीं देखा? अच्छा, तुम लोग पीएवी तुम रहते हो, तुमने कभी वो देखे हैं पानी वाले टैंक? वो कभी खोल के देखे हैं? नहीं देखे। पानी वाला टैंक कभी तुम खोल के देखना बेटा, ये ऐसे कैप्सूल नुमा होता है, ऐसे कैप्सूल नुमा ऐसे, उसमें ऐसा, उसमें ये नहीं है कि ये पूरा खाली होता है, नहीं, बीच बीच में ऐसे चैम्बर बने हुए होते हैं। बीच में क्या बने हुए होते हैं उसमें? वो पूरा खाली नहीं होता है, पूरा खाली नहीं होता। बात समझ आ रही है? अब पूरा खाली क्यों नहीं होता? पूरा खाली कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, मान लो जब ये अगले की ओर ए त्वरण से जाएगा, ए त्वरण से जाएगा, तो इसके अंदर जो डीजल है या जो पानी है उस पर सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? जब इस पर सूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा, तो इसकी गति को वो धीरे नहीं करेगा। इसकी गति को क्या करेगा? धीरे। इसकी गति को धीरे करेगा। अगर मान लो ज्यादा फोर्स लग गया तो पता चली टैंकी उखड़ गई, इधर गिर गया। सही है, इसीलिए बीच में क्या लगे होते हैं? चैम्बर लगे होते हैं, चैम्बर लगे होते हैं। चलो अब एक चीज को हम लोग बात कर रहे हैं, जरा देखना। हाँ बेटा, मान लो ये मेरे पास में कोई ट्रक है, ठीक है, ये मेरे पास कोई ट्रक है। अगर मेरे पास कोई ट्रक है, इस ट्रक का एक्सेलरेशन आगे की ओर ए है, आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से ये ट्रक जाता है। मैंने इसकी छत में एक सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक बांध दिया, ये जा रहा है आगे। तो ये जो सरल लोलक होगा ना, जैसे अभी मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, जैसे मैंने मान लिया ये मेरा कमरा ना होके ये मेरा स्पेसशिप है,
और इस स्पेसशिप में मैंने धागे से यहाँ पर एक सरल लोलक बांध दिया। अभी जब ये रुका हुआ है तो वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही रखा है, धरती से लंबवत होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर ये पूरा स्पेसशिप ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर चल पड़े तो यहां पर जो ये रखा हुआ है इस पर एक फोर्स लगेगा पीछे की ओर। पीछे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स। कौन सा लगेगा? क्यों पीछे की ओर लगेगा? क्योंकि ये पूरा चीज है वो आगे चल रही है, तो इसमें जो भी चीज है उस पर फोर्स पीछे की ओर सूडो फोर्स लगेगा, तो ये सीधे ना रह के कुछ इस एंगल पर पहुंच जाएगा। कुछ कहां पहुंच जाएगा? तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है तो ये जो ब्लॉक है ये यहां ना रह के कुछ एंगल बना लेगा। ठीक है, कितना एंगल बनाएगा? इस एंगल को मैंने क्या माना? थीटा। इस एंगल को अगर मैंने थीटा माना, मुझे बताओ यहाँ पर नीचे की ओर बल कितना लगेगा? अगर इसका मास m है तो mg लगेगा। मास m है तो क्या लगेगा? mg। अच्छा, अब मुझे बताओ इधर की ओर कितना बल लगेगा? ma। कितना लगेगा? ये ma ही तो सूडो फोर्स है, क्योंकि a एक्सेलरेशन इधर, इस ब्लॉक का मास क्या है? स्मॉल m। तो स्मॉल m इंटू ये एक्सेलरेशन कितना हो गया? m। इसके अंदर मैंने टेंशन मानी, इसके अंदर मैंने टेंशन मानी T। क्या मानी? अब देखो, अगर मैं इसे ऐसे सीधे लूं तो ये Z बन गया, ये Z बन गया, ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो T को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? T cos थीटा। और T को अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सही है। अब देखो सीधे सीधे वाले, सीधे है T cos थीटा बराबर नीचे है mg, उधर है T sin थीटा और इधर क्या है? ma। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन, अगर मैं तुमसे कहा इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन T sin थीटा बटे T sin थीटा है ma और T cos थीटा है, m से m कट गया, T से T कट गया, sin थीटा बटे cos थीटा क्या आया? tan थीटा बराबर a अपॉन, तो वो कितना एंगल बनाएगा? हाँ ठीक है, तो देखो वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? tan थीटा बराबर a अपॉन, ये भी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सही है। इसके बाद में मैं तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो नीट में आए हुए हैं, और उसके साथ में जो एक दो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं वो उन क्वेश्चन के साथ में ले लूंगा। ठीक है, एक तो जो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं वो उनके साथ में उतार लिया। मैंने पीडीएफ डाली थी, वो सॉल्व करी तो तुम लोगों ने फिर से घर जाके बता दिया। चलो करो फटाफट। ठीक है, ये क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन में कहा गया है, तुमसे पूछा क्या है? एक्सेलरेशन। जल्दी बताओ जल्दी।
क्या एक्सेलरेशन होगा? कितना होगा? ऐड कर दो। कौन सा होगा? चलो कैसे? सर एक्सेलरेशन पूछा है। अरे एक्सेलरेशन ही तो पूछा है, त्वरण पूछा है। त्वरण का फार्मूला होता था स्पूरी के अंदर, ज्यादा में से कम घटाओ, तो 6 में से 4 घटाओ, कितने बचे? 7 में बटे दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आया? G/5। ठीक है, G/5। चलो अब अगले बढ़े। हो गया, पीडीएफ भेज दूंगा ये। बताओ अरे ये तो अभी वाला है। अरे वही तो है, एक ट्रक है, ट्रक में क्या रखा हुआ है? बॉब। बॉब का मतलब होता है बेटा सिंपल पेंडुलम, और ये किस एक्सेलरेशन से चल रहा है? ए से। तो बताओ ये कितना एंगल बना लेगा? अरे तो tan थीटा बराबर A/थीटा, ऐसे ही रहने दो, थीटा ऐसे ही रहने दो, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स A/G। ठीक है, ये तो जस्ट अभी वाला जो अभी बताया, वही तो है ये। देखो वही क्वेश्चन तो है। एक ट्रक है, एक ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो बताओ वो कितना एंगल बनाएगा? ठीक है, देखो कितना एंगल बनाएगा, तो यही तो था। और थीटा को ऐसे ही रहने तो tan को उधर ले जाओगे तो tan इनवर्स उधर जाके इनवर्स हो जाता है, तो tan इनवर्स A/G किस में आ रहा है? B में। किस में आ रहा है? B में। बोलो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास में एक गिलास की बॉल है, उस गिलास की बॉल को अगर मैंने एक कंक्रीट का मतलब जैसे लिंटर मतलब कंक्रीट, लिंटर मतलब कंक्रीट होता है, अगर मैं लिंटर पर डालूंगा तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी को, एक पेड़ है, पेड़ होता है ना, पेड़ कहाँ लिखा हुआ है? वुडन फ्लोर। अच्छा वुडन फ्लोर है, पेड़ नहीं, वुडन फ्लोर। मतलब वुडन फ्लोर का मतलब हो गया लकड़ी का तख्ता। ठीक है, लकड़ी के तख्ते पर डालूंगा तब वो नहीं टूटेगा, तब वो, अरे तो तुम्हारे दिमाग लगाने वाले बात है ना, और फिजिक्स में इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ये दे दिया तुम्हें असेशन। रीजन तुमसे कहा, रीजन कहा वो इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि कंक्रीट फ्लोर पर ग्लास विल बी टेकन लेस टाइम टू कम टू रेस्ट। अब जरा सोचो बेटा, ऐसा है, तुम मुझे खुद बताओ, तुम लोग ऊपर से नीचे रोड पर कूदो, और वहीं तुम ऊपर से पानी में कूदो, तो तुम्हें पानी में चोट क्यों नहीं लगती? लगती है, इतनी तो नहीं लगती। ठीक है, आराम से खूब कूदते रहे। अभी तो सावन चल रहा है, हर गंदा करके ऊपर से कूद जाते हैं। ठीक है, तो क्यों चोट नहीं लगती? कभी क्यों चोट नहीं लगती? इसका भी रीजन है। अब तुम एक चीज और देखो, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुमने देखा होगा जब कभी भी क्रिकेट की बॉल आती है, तुम ऐसे हाथ कर लेना, सिर्फ ऐसे, बॉल पकड़ेगी और गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम उस बॉल को ऐसे लोगे तो ना तुम्हारे हाथों में चोट लगेगी और बॉल बड़े आराम से कवर में आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? पहले इस चीज को देखो। सर ऐसा है, जब बॉल ऊपर से आ रही थी तो बॉल की वेलोसिटी थी, मैंने जब पकड़ा तो मैंने उस वेलोसिटी को इतना टाइम यहां से यहां तक लाया, तो एक समय मिल गया मुझे उस वेलोसिटी को कम करने में। सही है, तो मेरे हाथों पर चोट कम लगी ऐसे आने में। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो वो डायरेक्ट यहां गिरेगी, ज्यादा चोट लगेगी और कम समय मिलेगा बॉल की वेलोसिटी को कम करने में, और वो बॉल पड़ के ऐसे गिर जाएगी, पड़ेगी और ऐसे गिर जाएगी। ऐसे ही तुम समझो सर, कंक्रीट की फ्लोर है वो बहुत सॉलिड फ्लोर होती है कंक्रीट की। ठीक है, लिंटर बहुत सॉलिड होता है। अगर लिंटर पर तुम गिलास की कोई चीज बॉल डालोगे
तो मान लो जब गिलास की बॉल ऐसे गिरेगी, गिलास की बॉल, क्या कंक्रीट की बॉल, कंक्रीट की जो वो है सरफेस है वो बहुत हार्ड होती है, क्या वो नीचे की ओर धसेगी? नहीं धसेगी ना, वो तो कतई हार्ड है। और गिलास भी क्या है? हार्ड। तो आपस में पकड़ जैसे ही पड़ेंगे तुरंत टूट जाएंगे, सही है। लेकिन उस पर, किस पर? लकड़ी वाली पर क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वो थोड़ी नरम होती है, वो थोड़ी क्या होती है? नरम। जैसे पड़ेगी तो वो हल्की सी दब जाएगी, जब हल्की सी दबेगी तो उसके लिए बॉल को एक टाइम मिल जाएगा अपनी वेलोसिटी को कम करने के लिए, और यही इसमें दिया हुआ है। ए कंक्रीट फ्लोर ग्लास वॉल विल टेक लेस टाइम कम टू रेस्ट। कंक्रीट वाली जो बॉल है वो कम समय लेती है रेस्ट पर आने में, ऐसे गिलास वाली ज्यादा ले लेती है, ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पर टूट जाती है। तो दोनों सही है, असोसिएशन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। बंद कैसे करना बेटा? ए ऑप्शन, असोसिएशन भी सही है, रीजन भी सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन करता है, उसका सही एक्सप्लेनेशन करता है। ये क्वेश्चन करो। कैसे होगा ये क्वेश्चन? कोई बच्चा बताए मुझे कैसे होगा? देखो ये करो, क्या पूछा है? इम्पल्स। क्या पूछा है? इम्पल्स के 3 फार्मूला मैंने कराए थे। पहला फार्मूला F इंटू, दूसरा फार्मूला F इंटू, तीसरा फार्मूला चेंज इन मोमेंटम। बताए थे तीनों फार्मूला बताए थे। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फोर्स दे रखा है और तुमसे कहा है जो बुलेट है जो निकल रही है उसकी स्पीड इतनी है। देखो एनटीए हुआ, नीट हुआ, चाहे एम्स हुआ, वो बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा डाल देते हैं। फाइंड आउट द इम्पल्स इंटर्ड टिल द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स, फोर्स क्या हो जाए? 0। अगर मैं यहाँ फोर्स की जगह यहाँ जब 0 करूंगा, जब फोर्स की जगह यहाँ 0 करूंगा तो यहाँ बचेगा 100। 0.5 गुणा 10 की घात 5 बराबर 0, यही तो है। इसके बराबर 0 करोगे, इंटू टी है, इंटू क्या रहेगा? टी। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो 0.5 और इधर क्या रहेगा बेटा? 100। अगर टी को मैं भाग करूंगा 100 से और नीचे देखो 0.5 गुणा 10 की घात 5 को मैं लिख सकता हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं 5 गुणा 10 की घात 4। 5 गुणा 10 की घात 0.5 है ना, इसे 5 गुणा 10 की घात 4 लिख सकता हूं। 5 से काटो तो 20, तो t बराबर 20, ऊपर गया तो 10 की घात माइनस सेकेंड। यही तो आया सेकेंड। तुमसे पूछा क्या है सर? इम्पल्स। मुझे बताओ ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है वेरिएबल? कांस्टेंट है वेरिएबल? वेरिएबल, क्योंकि बेटा ये समय t है, समय क्या है? अगर जहां भी समय t आ गया तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं बचा, वो बेचारा वेरी हो गया, ठीक है। क्योंकि समय के साथ में, जैसे अगर मैं यहाँ 1 सेकंड रखूंगा तो फोर्स कुछ और आएगा, t बराबर 2 सेकंड रखूंगा तो फोर्स कुछ और आएगा, t बराबर, तो वेरी हो गया नहीं हो गया? तो अगर वेरी होता है तो मैंने कहा था इम्पल्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन फोर्स इंटू dt, फोर्स इंटू dt। अब देखो समय कहां से कहां तक गया, तो 0 से लेके कहां तक गया? 20 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो इम्पल्स बराबर 0, 20 गुणा 10 की घात माइनस 4। फोर्स की जगह मैंने ये रखा हुआ है मेरा 100, 0.5 गुणा 10 की घात 5 t इंटू, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर है।
इसको सॉल्व कर लेना, मैं कल तुम्हें यही से बताऊंगा, मतलब जब ट्यूसडे को जब होगा क्लासेस में। अब क्लासेस हमारी कब होगी? ट्यूसडे को। अभी बता रहे, इतना हो गया, इतना हो गया, चलो इतना हो गया। अब देखो बेटा, ये इसी में, ये इसमें, अब देखो अब हम कैसे करेंगे। पूरा मिटा के तो पूरा गायब हो जाएगा ना बेटा। देखो मैंने कहा अगर कहीं भी इंटीग्रेशन हो तो इंटीग्रेशन कैसे खत्म करते हैं। मान लो डी है ही नहीं, डी नहीं है तो टी की गुणा पहले 100 से करो तो कितना आएगा? 100 टी। अभी टी पर पावर कितनी है? 1, तो नीचे भी 1। अब टी की गुणा जब टी से करी बेटा, मैं इसे ये लिख दूं 5 गुणा 10 की घात 4, ये लिख दूं 5 गुणा 10 की घात 4। टी की जब टी से करी तो जितना ऊपर उतना 0 से लेके 20 गुणा 10 की घात -4। अब देखो यहां है 100 की गुणा करो 20 गुणा 10 की घात -4, ये 5 गुणा 10 की घात 4 और साथ में 20 गुणा 10 की घात -4। और बेटा माइनस के बाद में जब टी की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी टोटल जगह यहां पर गुणा करो। 100 की जब 20 से करोगे तो 2000 हो जाएंगे। देखो 100 की 20 से करोगे तो कितने हो जाएंगे? यहां पर 10 की घात क्या है? -4, तो 1 2 3, आंसर क्या है यहाँ पर? 0.2। उसके बाद देखो 5 चौक, ये तो कटेगा, ये प्लस का और ये प्लस का और ये माइनस का। ओ हम ये गलती करके टी स्क्वायर करो बेटा, इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। टी का क्या होगा? स्क्वायर। और नीचे क्या है बटे 2, नीचे बटे 2। देखो 5 गुणा 10 की घात 4 ऐसे ही। टी की जगह मैंने क्या रखा? 20 गुणा 10 की घात -4, 20 गुणा 10 की घात -4। उसके बाद में इसका क्या करोगे पूरे का तुम? स्क्वायर। और नीचे क्या है? बटे 2। इसकी वैल्यू आई इसकी वैल्यू आई 0.2, यहाँ पर वैल्यू आई 0.2। अब तुम यहाँ देखो 5 ऐसे ही 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो 400 और 10 की घात -4 -8 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -4 बटे 2 से जब इसे काटा तो कितना आया? 200। तो 0.2 और 200 की 5 से करी तो कितना आया? 1000 गुणा 10 की घात -4। जब बेटा इसे 10 की घात -4 करोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ आया 0.1। तो आंसर कितना आया? ऐसे ठीक है। अब हम लोग कब मिलेंगे? ट्यूसडे को, ठीक है। आराम से कर लेना, मैं ये सेंड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सेंड कर दूंगा।